अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिकल कल्चर या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। ओवरऑल हम आज डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कह लें इसको। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल कल्चर होता क्या है। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इज, पॉलिटिकल कल्चर ये होता है, जो कि बुक है हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच। ये बुक का नाम है, ऑथर है जी ए आलमंड और जी बी पोवेल। डेफिनेशन ये डिस्क्राइब्स एट दी अंडरलाइंग प्रोपेंसिटीज एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। होता यह है कि भाई अल्टीमेटली क्या है, आपकी जो टेंडेंसीज होती हैं, आपकी जो साइकोलॉजिकल डायमेंशंस होती है ना पॉलिटिकल सिस्टम की, उसको आप पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। ठीक है, होता यह इट कंसिस्ट ऑफ एटीट्यूड्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड स्किल्स विच आर करंट इन एन इंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, जो कि पूरे पॉपुलेशन की वैल्यूज बिलीव्स होती है ना रिलेटेड टू देयर पॉलिटिकल बिलीव्स, उसको आप क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कल्चर। ऑल पॉलिटिकल सिस्टम टेंड टू perpetuate their cultures and structures through the time, and they do this by means of socializing influences of these structures through which society may pass in the process of maturity. Overall इसका सिंपल कंक्लूजन आप यूँ समझ लें कि पीपल के जो डिफरेंट बिलीव्स और आइडियाज़ होते हैं ना रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम, दैट विल फॉर्म इनटू पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स, जो वैल्यूज़, जो उसकी मासिस की होते हैं रिगार्डिंग दी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के थ्रू जो ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, वो पॉलिटिकल कल्चर कहलाता है। दूसरी बुक है जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, उसके हिसाब से जो डेफिनेशन है ना एस पी वर्मा के हिसाब से, इट इज़ थस अ प्रोसेस, ये बेसिकली सा प्रोसेस है जिसको आप पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं, बाय विच पॉलिटिकल कल्चर्स आर मेंटेन्ड एंड चेंज। पॉलिटिकल कल्चर बनते हैं और चेंज होते हैं, इसको आप ओवरऑल पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के प्रोसेस को बेसिकली पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। ये तो बात हमें समझ आ गई पॉलिटिकल कल्चर होता क्या है बेसिकली विद द रेफरेंस ऑफ द टू बुक्स एंड डेफिनेशंस। ऑथेंटिक डेफिनेशन, यू हैव टू राइट ऑथेंटिक डेफिनेशन इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट, योर स्टांस। ठीक है, फिर उसके बाद आप बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर आपके तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल होता है, फिर सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर होता है, और फिर पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर होता है। पहला जो होता है उसमें क्या होता है कि मासेस को कोई नो अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कोई अवेयरनेस ही नहीं होती, कुछ पता ही नहीं होता, कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती ऐसे। दूसरे में ये होता है कि आपके पॉलिटिकल कल्चर की इंडिविजुअल अवेयर ऑफ द सिस्टम बट इज पैसिव एंड एक्सेप्ट डिसीजन, मतलब पैसिव होते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी का भी कोई डिसीजन जो भी पॉलिटिकल लीडर्स का होता है। और लास्ट में तीसरा जो है वो मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑब्टेन फेयरली हाई लेवल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम। इसके अंदर उनकी जो ओरिएंटेशन होती है ना वो काफ़ी हाई होती है, कोई इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो उनकी काफ़ी हाई होती है। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल कल्चर, हमें दो चीज़ें पढ़ने की जरूरत है। एक पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ने की जरूरत है, दूसरा हमें इलेक्टोरल प्रोसेस को पढ़ने की जरूरत है कि पीपल्स की चॉइस क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम पॉलिटिकल कल्चर यूँ समझ लें, पॉलिटिकल कल्चर को समझने के लिए इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स। सबसे पहला पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, एंड सेकेंड इज आपका इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल कल्चर के बाद हम इलेक्टोरल प्रोसेस को देखेंगे। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों देखनी होती है, इलेक्टोरल प्रोसेस भी देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों देखनी होती है, ये सैमुअल पी हंटिंगटन का जैसे कि हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, सिंपल, इसमें कोई भी कहानी नहीं है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान है क्या। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर इस एक डेफिनेशन से पूरा बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन होता है, जो कि आपका द आइडिया ऑफ पाकिस्तानी नेशनहुड बुक है। ठीक है, ऑफ अनवर एच सईद। ये अगर आप देख लें इसमें सारी चीज़ें समराइज होंगी, फिर आगे जाके हम उसके सब पॉइंट्स पढ़ेंगे पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान के। सबसे पहले आ जाता है पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यूडलिस्टिक इथोस दैट persuades politicians. This ethos results in shifting loyalties, intolerance of rivalries, expectation of subservience from lower orders, a propensity for violence, ठीक है, a disregard of law, lack of commitment to the public interest, and consequent readiness to both corrupt and be corrupted. ठीक है, एंड सबसर्वियंस टू द ग्रेटर सेंटर ऑफ पावर। तो दिस इज अ क्यूमुलेटिव डेफिनेशन एंड क्यूमुलेटिव ऑल इनकम्पासिंग डेफिनेशन दैट डिफाइंस द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। उसमें बताया फ्यूडलिस्टिक एसो से डोमिनेट करता है, लॉयल्टी शिफ्टिंग होती है, इंटॉलरेंस है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द सबसर्वियंस है, मतलब सबसर्वियंस है,
नीचे झुकने वाला सारा सीन है, वायलेंस से प्रोपेंसिटी की रुझान इस तरफ है इनका, रिकॉर्ड कोई लॉ का सिस्टम नहीं है, कमिटमेंट कोई नहीं है, कॉन्सिक्वेंट, ये सारा हमारा पॉलिटिकल कल्चर को, पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। अब हम इसके फीचर्स देखेंगे, हमारे पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला तो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली बहुत कॉमन है, इसके ऊपर तो सबसे अलग से सवाल आता है, अलग से क्वेश्चन आता है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। यहाँ ने रेफरेंस यूज किया है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इन पंजाब, एक आपका ये इसका पेपर है, थीसिस है। इसमें क्या बात हुई है कि भाई एनालिसिस दिया है अली चीमा एंड हसन जावेद और फरूक नसीम का। उसमें ये क्या है, डायनेस्टिक फैमिलीज एंजॉयड ट्रमेंडस पावर इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ऑब्वियसली हमें नजर आता है, अब हमें भी ये बात पता है, लेकिन हम उनको कोट करेंगे तो हमारी बात की सब्सटेंशिएशन हो जाएगी, ठीक है, आर्गुमेंटेशन इस तरीके से ही की जाती है। कॉज क्या है इसका कि डायनेस्टिक फैमिलीज एंजॉय करती हैं एक ट्रमेंडस पावर अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। सिंपल उसका कॉज ये है कि भाई सिंपल बीइंग डायनेस्टिक, वो डायनेस्टिक हैं और वो रहेंगे, उसमें इंटर पार्टी हम आगे देखेंगे। इंक्रीज चांसेस ऑफ द विनिंग, अगर वो डायनेस्टिक हैं तो भाई उनके चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर बिलावल खड़ा होगा तो वो जीतेगा ही जीतेगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। कंपटीशन बिटवीन द डायनेस्टिक फैमिलीज का ही कंपटीशन चल रहा है, ये नहीं कि कोई और बाहर से आके कंपटीशन चलेगा। तो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो कल्चर है ना हमारा, इसको कहते हैं इलेक्टेबल्स का कल्चर, बेसिकली इसी के अंदर आता है इलेक्टेबल्स का कल्चर। अब ये मलिया लोधी ने भी काफ़ी एक्सप्लेन किया इस बात को, आप लिख सकते हैं, आयशा जलाल ने इसको एक्सप्लेन किया है, वो भी एक्सप्लेन यहाँ पे रेलेवेंट डाल सकते हैं, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, वो जो उसकी अलग बुक है, आयशा जलाल का यहाँ कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं आप रेफरेंस, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द डायनेस्टिक फैमिलीज का सीन ये है कि जो इलेक्टेबल्स है ना वो वही मेंबर्स होते हैं डायनेस्टिक फैमिलीज के, वो अलायंस बना लेते हैं जिसको आप कहते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस, ठीक है। वो एक अलायंस में रह के ना साथ साथ चल रहे होते हैं और कभी भी उनका मतलब ये सीन नहीं होता कि वो पॉलिटिक्स से बाहर जाए। इसको कहते हैं कैडर बेस्ड, इसका जो ऑपोजिट होता है ना उसको कहते हैं कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स या कैडर बेस्ड स्ट्रक्चर, वो एब्सेंस है यहाँ पे ऑब्वियसली। और असल में क्या है, रीजन फॉर द रिलायंस ऑफ द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज अ प्योर कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलस। अब कैलकुलस कह लो, कैलकुलेशंस कह लो, कॉस्ट बेनिफिट का जो एनालिसिस होता है ना इनका, यार इसको आप बेसिकली कहते हैं वो पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप भी कहते हैं इसे। ये पूरा आपका मैं बता रहा हूँ ना, आयशा जलाल ने एक्सप्लेन किया हुआ अपनी बुक में, तो आप यहाँ पे फिलहाल इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट। अब दूसरे का मैं सिंपल आपको लफ्जों में समझाता हूँ, होता क्या होता है, ये है कि आपको पता है कि एक हल्के से एक इलेक्टेबल्स ने जीतना ही जीतना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए उसकी वहाँ पे इतनी जान पहचान है, इतना उसका कल्चर है, वो वडेरा है, वो लैंडलॉर्ड, कुछ भी वो इस जगह से जीतेगा। पीपी ने जीतना है, पीपी क्या करेगी, उसको खरीदेगी या उसके साथ लॉयल्टी बनाएगी या उसके साथ एक कॉस्ट बेनिफिट का सिस्टम करके क्रिएट करके उसको आप अपनी पार्टी में ज्वाइन करेगी। अब पीपी की टिकट से जीतेगा तो भी ये वैसे भी जीत रहा है और पीपी की टिकट से भी जीत रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉस्ट बेनिफिट दोनों का ही फायदा है, इसको भी गवर्नमेंट बनाने के लिए उसको अपने पास लेना है और इसको भी जीतने के लिए एक सपोर्ट, भाई ऑब्वियसली थोड़ी सपोर्ट तो चाहिए होती है बड़ी पार्टी की, तो वो फिर उसने वो भी जीतनी है। तो एक कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलस का सिस्टम यहाँ पे चल रहा होता है, ठीक है। बैरियर्स टू दी एंट्री क्या कहते हैं, अब इन्होंने बैरियर रखा, एट ये बैरियर एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना कि वो वहाँ पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में ये चीज़ चल रही है कि एक एंट्री है, नए बंदे के लिए आना ही मुश्किल है वहाँ पे। और तो ये बेसिकली सिंपल आपका, इसको आप कहते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। पहला जो फीचर है ना हमारी पूरी पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर का, उसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आती है, पैटर्न क्लाइंट रिलेशन, इलेक्टेबल का कल्चर, इसको आप सारे को एक पॉइंट बना लें, अलग अलग कर लें, आता तो एक ही चीज़, एक सबसे इंटरलिंक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। अब इंट्रा पार्टी जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिंपल चल क्या रहा है, वही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और वही सेलेक्टिव स्टडी और वही इलेक्टिव इलेक्शंस, मतलब जो बिलावल आ गया तो बस उसको लीडर पार्टी का बनाओ और बस उसको चेयरमैन बनाओ, और ये सारी चीजें इस तरह चल रही हैं। अकॉर्डिंग टू आई.ए. रहमान, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज लुक लाइक क्राउड्स ऑफ द पार्टी हेड्स रिटेन्स एंड एरेंड्स बॉयज। अब सीन ये वो ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे यही लग रहा है कि बस वो क्राउड चल रहा है पार्टी हेड्स का और वही लीड करेंगे हर चीज से, ठीक है। उन्हीं की जलसाज भी उन्होंने करना है, रैलीज भी उन्होंने करनी है, ठीक है, और जो अवाम है बस उन्होंने शिरकत करनी है और लीड उन्होंने ही करना है जो चल रहे हैं पहले से। कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे, कोई पार्टी की कैडर चेंज नहीं होगी, इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी लेटर बट नॉट स्पिरिट। अब सीन यही है कि वो कहने को तो डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल सब कुछ है, लेकिन असल में लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है। सिंपल यार इसकी एग्जांपल यही है ना कि आप पीपी को देख लें तो उसमें कोई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होती, पीएमएलएन के अंदर नहीं होती, पीटीआई के अंदर इमरान खान की डोमिनेंस है, तो इस तरह का कोई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होते, सिर्फ आपके पीएमएलएन के अंदर होते हैं, उसके अंदर होते हैं, जमीयत के अंदर जमात इस्लामी है, ठीक है। तो वो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल, वो भी ऑलरेडी उनका भी सिलेक्टिव होता है सिस्टम उन्होंने, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होती है, बाकी तो किसी में भी नहीं है। अच्छा, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म क्या है, तीसरा फीचर है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। इसको बुक के अंदर इफ्तिखार एच मलिक की बुक है, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी इन पाकिस्तान, उसने एक्सप्लेन किया है पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान
हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, अपनी मफामत और ये अपने मफाद के लिए जो पॉलिटिक्स होती है ना, जहाँ पे उनको मौका मिलता है वहाँ करते हैं हम। जैसे ये पीडीएम ने जो अलायंस बना के पूरा जो अपॉर्चुनिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म को यूज करके पावर में आई है, तो वो क्या है, यही है ना, अगली गवर्नमेंट को पूरा नहीं होने दो अपनी, बस जहाँ पे मौका मिले एंट्री मार लो। आइडियोलॉजी टुक अ बैक सीट, आइडियोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं ऑब्वियसली नजर आता है हमें, सारा कुछ सेल्फ इंटरेस्ट पे ही नजर आता है, जो कि हमारे सामने बहुत अच्छी एग्जांपल नजर आ गई हमें। फॉर्मेशन ऑफ द अलायंसेज एंड काउंटर अलायंसेज अभी देख तो लिया पीडीएम वाला कहानी, ये 1988 में भी तो यही हुआ था, 88-89 में जब आपका वो बना था नवाज शरीफ, जिस तरह आया था, डेमोक्रेटिक अलायंस बन गया, इस्लामिक अलायंस बन गया। तो शुरू से यही हमारी ओवर द हिस्ट्री यही चलता आ रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म इसको आप कह लें। नेक्स्ट फीचर इज अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब ये है कि मेंबर इलेक्ट ऑन अ टिकट, कोई ऐसा सीन नहीं है कि भाई जिसको सीट दे दी बस वो इलेक्ट होगा वहां पे, कोई उसमें डिफरेंस नहीं करनी, उसने कुछ नहीं करना। मतलब जो लीडर ऑफ द पार्टी है ना, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी इस तरीके से दिए हुए हैं, जो कि हमें पता है आर्टिकल कौन सा है वो, जिसके थ्रू पार्टी लीडर जो है किसी को भी डिसमिस कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर, मतलब हटा सकता है, अपनी पार्टी से निकाल सकता है। तो वो एक पॉलिटिक्स ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म है कि उसके पास सारे राइट्स हैं कि भाई किसी को एमएनए रख सकता है, किसी को एमएनए से हटा सकता है। तो कोई उसकी वजह से अल्टीमेटली कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिसएग्रीमेंट या डिसेंट कोई भी नहीं होती। होता क्या है कि जो लीडर है ना वो ऑल पावरफुल है, इसको लेविथान कह सकते हैं आपका, थॉमस हॉब्स वाला लेविथान, कि उसके पास ऑल पावरफुल है, वो उसके पास सारी पावर्स हैं, वो मिनिस्ट्रीज को अपॉइंट कर सकता है, मिनिस्ट्रीज दे सकता है उसको, उसके पास उससे मिनिस्ट्रीज ले सकता है, सही है। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो आपके नीचे के बंदे होते हैं, जो कि पॉलिटिक्स का पॉलिटिशियंस होते हैं, वो बायस्ड होते हैं, कीप दी बॉस हैप्पी की पॉलिटिक्स चल रही होती है, ठीक है, इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन चल रहे होते हैं, उसको जाहिर ऐसी चीज़ नहीं बताते। अब कितनी दफ़ा हमारे इमरान खान की पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ कि उसको सारी चीज़ें पूरी अब खबर इसलिए नहीं दी कहीं भाई वो ख़राब ना हो जाए और मुझे हटा ना दे अपनी उससे। इसी तरीके से पर्सनलाइज एंड सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है भाई, सब कुछ डिसीजन मेकिंग। अभी भी रिसेंट केस में देख लें, इमरान खान के इंतजार में पूरी बड़ी बड़ी लीडरशिप बैठी होती है कि भाई वो जब डिसाइड करेंगे तो करेंगे। पीएमएलएन में भी ऐसे ही होता है कि नवाज शरीफ डिसाइड करेगा तो ही करेगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो लीडर है ना, पॉलिटिक्स ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म चल रही है हमारी पार्टीज के अंदर, ये हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है। अब यहाँ पे अब लिखा है पॉलिटिकल साइंटिस्ट रसूल बख्श रईस जो है उसने बोला है नो डिफरेंसेस बिटवीन अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक रिजीम्स इन पाकिस्तान, कि मतलब अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक रिजीम्स देख लो और अथॉरिटेरियन रिजीम्स देख लो, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, काम एक ही हो रहा है। अल्टीमेटली कहानी अथॉरिटेरियनिज्म की ही चल रही है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बगैर भी। नेक्स्ट फीचर इज पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पैट्रोनेज। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पैट्रोनेज, जैसे मैंने बताया ना, पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्रिटिसिज्म ऑन गवर्नमेंट हम करते हैं, क्रिटिसिज्म होती है, पंजाब को देख लें, आप सिंध को देख लें, सीन यहाँ पे यही है कि परपेचुएटिंग पास्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप ही चल रहा है। मतलब एक का फायदा दूसरे का फायदा, दोनों को एक दूसरे से फायदा ही हो रहा है। हसन नस्री सबको पता है क्या है, उन्होंने बोला है पीटीआई हैज क्रिएटेड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पैट्रोनेज विच हैज सब्जुगेटेड ब्यूरोक्रेसी एंड पुलिस। अब ऑब्वियसली आपको पता है कितने 5-6 या 7 आईजीज इन्होंने चेंज किए, ठीक है, ओवर पंजाब के आईजीज, और इसी तरीके से फेडरल सेक्रेटरी जो के प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हैं उनको भी इसी तरीके से पता नहीं 5 या 6 वो भी चेंज हुए हैं। तो मतलब 22 ग्रेड के या 22 ग्रेड्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको इस तरीके से फ्रीक्वेंट चेंजिंग कर रहे होते हैं। मतलब अल्टीमेटली अपने फायदे के लिए जिसको चाहे ब्यूरोक्रेसी में ला के लगा देते हैं, पुलिस में चाहे जिसको चाहे लगा लेते हैं। तो उससे क्या चल रहा है, ये अल्टीमेटली पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप की डीलिंग्स चल रही हैं इनकी। तो मतलब इमरान खान ने ओवरऑल, पीटीआई ने यहाँ पे एसएन नस्री रिजवी के हिसाब से पीटीआई ने तो इस चीज़ को फुल एंड खुलेआम करना शुरू कर दिया, ब्लेटेंट इसकी वायोलेशंस की। असाइनमेंट्स एंड स्टेट रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुलिस एंड प्लस बिजनेसेस, अपने हिसाब से पुलिस को भी रिसोर्सेज देना शुरू कर दिया है और बिजनेसेस को भी। पीएमएलएन पार्लियामेंट पैट्रिमोनियल एंड पैट्रोनेज सिस्टम पॉलिटिकल इन। आप बेसिकली वो ये कह रहे हैं हसन नस्री रिजवी के हिसाब से जो पीएमएलएन है ना, उसने ये वाला पैट्रन क्लाइंट बेसिकली सिस्टम शुरू किया था कि ब्यूरोक्रेसी को अपनी पोजीशंस देंगे मजे से और अपने बिजनेस करेंगे और उन पे हाथ नहीं डाला जाएगा। मतलब दोनों को विन विन सिचुएशन क्रिएट की होती है, इसको कहते हैं पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप। तो ये भी डोमिनेट करता है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। ऑब्वियसली यही चल रहा है कि वो उसको पावर पोजीशन पे लगा देते हैं, वो उसके फायदे के लिए काम करना शुरू कर देता है, आईजी उसके पकड़ नहीं करता, उसके बिजनेस, उसके धंधे, जो भी इस तरह का सीन चल रहा होता है, तो वो इस चीज से डोमिनेट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाती है पॉलिटिकल फीचर जो है वो है पोलराइज्ड एंड टॉक्सिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये तो अब इतना हाईलाइट हो चुका है, इतने पीक पे आ चुका है, इसको तो हर बंदा, मलिहा लोधी ने अपने हर आर्टिकल में इस चीज़ को हाईलाइट किया होता है कि हमारी पॉलिटिक्स जो होती है वो पोलराइज होती जा रही है, हार्श होती जा रही है, वो बिल्कुल रेडिकल होती जा रही है। अच्छा, लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स जो हमारी हार्श होती जा रही है, एक्सेंट हमारे जो पॉलिटिशियंस जो यूज़ कर रहे हैं ना, उनका एक्सेंट और वो सारी चीज़ें क्या हो रही है, ओपोनेंट्स वाली हो रही है, एनिमी वाली होती जा रही है। बहुत आपके जो इसके अंदर होता है पॉलिटिक्स के अंदर, ओपोनेंट्स, पॉलिटिक्स के अंदर अपोजिशन होती है, ओपोनेंट्स नहीं होते कि आप उनको
डिग्रेड करना है। अब यहाँ पे चल रहा है, कोई एथिक्स नहीं चल रही, यहाँ पे वॉर वाला सीन चल रहा है। ओवरऑल मलियादुद्दीन ने सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं कि हमारा पॉलिटिकल मिडिल ग्राउंड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ एनिमीज़ का कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगले को इन्वेक्टिव लैंग्वेज चल रही है, हार्श लैंग्वेज, स्कैंडलाइजिंग चल रही है यहाँ पे, और एक्सट्रीम पार्टीजनशिप चल रही है। इसको उसने नाम दिया पॉलेमिक्स। पॉलेमिक्स के मतलब पॉलिटिक्स ऑफ इंसल्ट, पॉलिटिक्स ऑफ इन्वेक्टिव लैंग्वेज, एक्सट्रीम पोलराइजेशन का सीन चल रहा है। पॉलिटिक्स की जगह पॉलेमिक्स चल रहा है यहाँ पे, ये सीन है। अब यहाँ पे मलियालुद्दीन ने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों चल रहा है, कल्चर ऐसा वाला रेडिकल कल्चर, पोलराइज कल्चर, टॉक्सिक एनवायरनमेंट इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो एंगर है वो बढ़ता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है पब्लिक्स के अंदर। पॉलिटिशियंस जो हैं वो उस एंगर को चैलेंज नहीं कर रहे, वो उस एंगर को उल्टा खराब करते जा रहे हैं अपनी ज़बान से, अपनी लैंग्वेज से। दूसरा ये है नो सेट ऑफ आइडियाज़ इन पार्टी। पार्टी के अंदर कोई ऐसे ना आइडियोलॉजी है ना आइडिया है, बस अपॉर्चुनिज्म चल रही है, जहाँ पे जो कोई फ़ायदा मिलता है वो ऐसा करते हैं, मतलब क्लूलेस हो रहे हैं और इरेशनल पॉलिटिक्स चल रही है इनकी। तीसरा है प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्रॉडकास्ट सोशल मीडिया। ऑब्वियसली सोशल मीडिया ने तो इतना पॉलिटिक्स को रेडिकलाइज कर दिया, ओवरऑल पूरा एक्सट्रीम कर दिया पॉलिटिक्स को, जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसके पूरे फिगर्स आप उससे देख सकते हैं, द सोशल डायलेमा, मैंने पहले भी बताया, सोशल डायलेमा एक डॉक्यूमेंट्री है, उसने पूरा इसको फैक्ट्स फिगर्स के साथ एक्सप्लेन किया कि कैसे हो रहा है। नेक्स्ट फीचर है जो हमारा पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, वो है वीक एंड सेल्फ इंटरेस्टेड ऑपोजिशन। अल्टीमेटली आपको पता है जैसे यूके के अंदर होता है शैडो कैबिनेट वगैरह होती है, उसमें ये होता है कि आपकी शैडो कैबिनेट अपनी जो ऑपोजिशन है ना वो अपनी कैबिनेट बनाती है इन ऑर्डर टू हेल्ड अकाउंटेबल। ये जो आपकी गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल करने के लिए ऑपोजिशन भी एक अपनी गवर्नमेंट बना देती है, जिसको आप शैडो गवर्नमेंट कहते हैं, शैडो कैबिनेट कहते हैं। तो अब इसलिए ज़रूरी है कि आपकी अपोजिशन स्ट्रांग हो। यहाँ पे ये है कि हमेशा जो अपोजिशन होती है वो वीक ही रहती है, उसको स्कैंडलाइज किया जाता है, उसको अंदर किया जाता है, उसको विद द हेल्प ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस उसको सप्रेस किया जाता है। सही है, कभी नैब के केसेस चला दो, कभी क्या चला दो। तो यहाँ पे यही चला है, एसएन मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स व्यू डेमोक्रेसी मोर एज अ वेपन अगेंस्ट एडवर्सरी। यही मैं बात कर रहा हूँ ना कि वो पॉलिटिक्स में आते हैं, बहुत ज़बरदस्त बात की उन्होंने कि डेमोक्रेसी को ऐसे देखते हैं जैसे वेपन्स एडवर्सरी को टैकल करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। जब पावर में आते हैं तो उन्हीं को रेडिकलाइज करके, उसको स्कैंडलाइज करके उनको जेल में बंद किया जाता है। ऑपरेशनल फ्रेमवर्क क्या है, सेल्फ रिलायंट, अकोमोडेशन, बार्गेन, डायलॉग का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे। डेमोक्रेसी इज अ स्लो कंसल्टेटिव प्रोसेस। तो ये कोटेशन यहाँ पे आप देख लेंगे, कंसल्टेटिव प्रोसेस। अब नेक्स्ट फीचर क्या है, सिग्निफिकेंट रोल ऑफ रिलीजन या क्लेरिकी एलिट्स का। अब हमें पता है कि ओवरऑल हमारी पॉलिटिक्स पूरी इस्लामाइजेशन से डोमिनेट करती आ रही है, शुरू से लेकर 1949 की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लेकर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन तक, हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। हम देखते हैं सबसे पहले कि रिलीजन का इशू बनता रहा शुरू में कि भाई रिलीजन कैसा होगा, फिर वो जब डिसाइड किया, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी रिलीजन प्लेज रोल, रिलीजन का किरदार किया, फिर TLP आ जाती है, इसराइल वगैरह का रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट आता है, इसराइली कार्ड जो खेला गया है पूरा ओवरऑल, जो हमारी इस्लामिस्ट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और स्ट्रीट पॉलिटिक्स वगैरह मदरसाज को जो यूज़ किया गया है, वो सारी चीज़ें इतनी डोमिनेट करती हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। हमें तो इसमें कोई वो ही नहीं है, इसमें तो इतनी फैक्ट फिगर्स आप डाल सकते हैं आराम से, एक्सट्रीमिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट TLP का डाल सकते हैं। TTP भी तो बेसिकली यही कह रही है ना कि भाई हम भी एक पार्टी हैं, जो हमें भी चाहिए, हमें शरिया नाफिज करनी है और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट फीचर है मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर। अब इस सीन ये है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है ना उसके अंदर जो लेजिस्लेचर या डोमिनेंस होनी चाहिए, जिसकी जो इलेक्टेबल्स का जो इलेक्शंस के थ्रू आए हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास पावर होनी चाहिए ना, लेकिन पावर हमारी है मल्टीपल सेंटर्स बने हुए हैं। आर्मी के पास अलग पावर है, जुडिशरी के पास अलग है, पार्लियामेंट है, रिलीजन वाली फैक्शंस अलग हैं, मीडिया के पास अलग सीन है। तो ये मल्टीपल जो सेंटर्स है ना पावर के, इसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी पॉलिटिक्स डिवाइड हुई है। हम फीचर बता रहे हैं, अपने पॉलिटिकल कल्चर बता रहे हैं कि ओवरऑल हमारा पॉलिटिकल कल्चर किस तरीके से डिवाइड हुआ हुआ है, किस तरीके से वो, जैसे आर्मी हो गया, पोलियो के केस में, कोविड, PSL, सेंसस, किस चीज़ के अंदर वो नहीं आती, हर चीज़ के अंदर, हर इंटरनल अफेयर्स के अंदर तो उसने अपना रोल प्ले करना होता है। फिर जुडिशरी है, उसको जुडिशरी एक्टिविज्म, जुडिशल एक्टिविज्म चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल, मतलब अभी तो वो मैं पढ़ा था, जुडिशल मतलब एक्सट्रीम ही चल रहा है, हर चीज़ के अंदर जुडिशरी को ले आता है। फिर पार्लियामेंट डेडलॉक में क्रिएट रहता है, रिलीजन अपनी मनमानियाँ मतलब अपनी रिलीजन को यूज़ करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज करते हैं सारे। तो इसी तरीके से ये सारा डिवीजन क्रिएट हुई है हमारे पॉलिटिकल कल्चर के अंदर। तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ द इलेक्टोरल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इलेक्टोरल कल्चर कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। फिर इसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस देख लेते हैं, वो इतना कोई खास नहीं है, मेन आपका था पॉलिटिकल फीचर्स आपको पता होने चाहिए आपकी कंट्री के जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर सिंपल डेफिनेशन ये है VO की, इस बंदे के हिसाब से, कि इलेक्शंस इज अ फॉर्मल एक्ट ऑफ कलेक्टिव डिसीजन दैट अकर्स इन अ स्ट्रीम ऑफ कनेक्टेड
एंटीसीडेंट्स एंड सबसेक्वेंट बिहेवियर। सिंपल उसने एक डेफिनेशन बताई है पॉलिटिकल प्रोसेस की, क्या है, कलेक्टिव डिसीजन होता है कि किस तरीके से लोग वोट करते हैं, किस तरीके से अपनी विल और उस चीज का इजहार करते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि रिप्रेजेंटिंग पॉलिटिकल चॉइस ऑफ मासेस एंड क्रिएट्स द कनेक्टिविटी बिटवीन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट थ्रू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। कनेक्टिविटी क्रिएट करनी तो इसका फंक्शन होता है। अच्छा, अब पॉलिटिकल बिहेवियर को ना 3 स्कूल ऑफ थॉट्स एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है कोलंबिया स्कूल, फिर मिचिगन स्कूल और तीसरा है रैशनलिस्टिक स्कूल। सबसे पहला जो कोलंबिया स्कूल है वो ये एक्सप्लेन करता है जो पैटर्न्स होते हैं पॉलिटिक आपके वोटिंग पैटर्न्स, उसमें ग्रुप डिसीजन लिया जाता है, मतलब एक ग्रुप डिसीजन को सपोर्ट करता है। दूसरा इंडिविजुअल के ऊपर करता है कि इंडिविजुअल अपने बेसिस पे करता है, सोशल साइकोलॉजिकल एप्लीकेशन है इसकी कि भाई इंडिविजुअल अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है। और रैशनलिस्टिक स्कूल ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिविजुअल, एंटोनी डॉन का इसका स्कूल का ये है सोशल साइंटिस्ट, इसने एक्सप्लेन किया है कि पीपल वोट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं। पहला कहता है ग्रुप के बेसिस पे करते हैं, दूसरा इंडिविजुअल अपनी चॉइस पे करते हैं और तीसरा कहता है कॉस्ट बेनिफिट को देख के डिसाइड करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मॉडल यूज होता है वो बेसिकली हम कहते हैं कि पॉलिटिकल जो पैटर्न है वोटिंग का वो आता है बरादरी सिस्टम के बेसिस के ऊपर, फैक्टर ऑफ एथनिसिटी के बेसिस के ऊपर है, रैशनल चॉइसेस भी आता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करते हैं और फैक्टर ऑफ अपॉर्चुनिज्म भी होता है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर चल रहा है वोटिंग प्रोसेस, वो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके बाद आता है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या है हमारे पॉलिटिकल कल्चर के। पॉलिटिकल कल्चर के जो इम्पैक्ट्स है हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी आता है, ये तो हमें बात को पता है कि कितना डेडलॉक चल रहा है। कोई भी पीएम ने अभी तक 5 साल कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, आर्मी का रोल बहुत ज़्यादा, 40 साल तो हमारे डिक्टेटर्स ने रूल किया है। हाइब्रिड रिजीम चल रही है अभी भी, 105 आउट ऑफ 145 कंट्रीज़ के अंदर हाइब्रिड रिजीम के अंदर आते हैं। हमारे डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर डेमोक्रेसी कंट्रोल सिस्टम है ओवरऑल हमारा। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ नॉन सिविलियन इंस्टीट्यूशंस। नॉन सिविलियन इंस्टीट्यूशंस का जैसे आर्मी हो गया, एफआईए वगैरह को यूज़ किया जाता है, अपने पॉलिटिशियंस को कॉर्नर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्टिग्मा अटैच टू द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बिल्कुल एक फजूल चीज़ समझी जाती है। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स का नाम बदनाम किया हुआ पाकिस्तान में, बाहर तो बाहर मुल्क में पॉलिटिक्स को अच्छा समझा जाता है। यहाँ यही समझा जाता है भाई जो पॉलिटिक्स करता है वो किसी काम का नहीं है, वो 2 नंबर है, वो ये सारी चीज़ें उसके साथ अटैच होती है। स्टिग्मा लगाया हुआ है उसके साथ, लेबलिंग थ्योरी जिसको हम कहते हैं ना। फिर सोशलाइजेशन फैक्टर आ जाता है इसके अंदर के, उसकी वजह से अल्टीमेटली एक सोशलाइजेशन ऐसी होती जा रही है पॉलिटिक्स के थ्रू कि ओवरऑल हमारे जो बिहेवियर शेप ले रहे हैं वो इसी की वजह से रहे हैं। नेक्स्ट है कि इशू ऑफ गुड गवर्नेंस। इशू ऑफ गुड गवर्नेंस तो ऑब्वियसली हमारा रह रहा है क्योंकि हमारा कल्चर इस तरह का है कि गुड गवर्नेंस हम उसमें कर ही नहीं पा रहे। सोल्यूशंस क्या हैं इसके? ऑब्वियसली आपको सोशलाइजेशन इस तरह की से करनी है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, पॉलिटिकल कल्चर है, वो इवॉल्व हो, वो अच्छी साइड पे जाए और बेटर डिसीजन मेकिंग की तरफ जाना जाए, ठीक है। उसके लिए हमारे एजुकेशन करने की ज़रूरत है, हमें आइडियोलॉजिकल फैक्टर को यूज़ करना है यहाँ पे और सेल्फ कॉन्फिडेंट का यूज़ करना है, मतलब इंडिविजुअल को सेल्फ एम्पावर करना है आपने। फिर आ जाता है बार्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि स्ट्रिक्ट रूल्स क्रिएट करे और बार्स लगाए ये जो नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्वमेंट करते हैं। फिर आ जाता है प्रॉपर लेजिस्लेशन टू स्टॉप करप्ट पॉलिसी प्रैक्टिसेस। अब जो करप्ट प्रैक्टिसेस आ जाती है, जो मैनूवरिंग्स होती है, जो ओवरऑल आपकी ये जिसको ट्रेड हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। और फिर हमें एजुकेशन इस तरह की करनी है कि ओवरऑल हमारी जो है वो एजुकेशन तो हर जगह पे इंपॉर्टेंट है ना, तो सिस्टम सारा जो है ना, लोग एक ईमानदार हो जाएं। तो ये हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कह लें या पॉलिटिकल कल्चर कह लें, बेसिकली ये हमने जो आज पढ़ा है ये पॉलिटिकल कल्चर पढ़ा है, जिसमें उसके पॉलिटिकल पार्टीज़ के फीचर्स पढ़ें, पॉलिटिकल कल्चर के फीचर्स पढ़ें, फिर इलेक्टोरल प्रोसेस पढ़ा है, इम्पैक्ट्स और उसके सॉल्यूशंस पढ़ें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वी विल बी डिस्कसिंग मोर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कल्चर और सारी चीज़ें हम उसके आगे पॉलिटिक्स के ऊपर पढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।